चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा एक बार मैं फिर से आपका अपनी हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से आए हैं। आपकी जो व्याकरण की जो पुस्तक है उसमें शब्द विचार एक नया शीर्षक है जो कि पृष्ठ संख्या 47 यानी 47 पर है। ठीक है, पृष्ठ संख्या 47 शब्द विचार जो आपका व्याकरण का अगला टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले जो है हमने अपना लिटरेचर का वर्क किया था बेटा। लास्ट चैप्टर से लास्ट में जो था वो हमने भगवान के डाकिए पाठ के क्वेश्चन आंसर किए थे, तो वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि हमारे लिटरेचर के 6 चैप्टर 6 पाठ पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और ये ग्रामर का आज हम नया टॉपिक एक लेकर आए हैं, शब्द विचार। बेटा आपको याद होगा कि हमने इसी में ग्रामर की बुक में ही हमने पहले पढ़ा था वर्ण विचार। ठीक है, तो जो वर्ण विचार हमने पढ़ा था उसमें कि जो छोटे छोटे जिस तरह से जैसे ये है का है ये खा है, इस तरह से, तो ये हमारे वर्ण कहे गए थे उसमें। ठीक है, और जो कि स्वर जब इसमें मिल जाता है तो ये पूरा हो जाता था। ऐसे है, इसमें भी जब स्वर मिल जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। इस तरह से ऐसे हमने अपने पिछले चैप्टर में किया था। लेकिन आज हम वर्ड नहीं करेंगे बेटा, आज हम इससे आगे की इकाई जो है वह करेंगे। वर्णों से मिलकर, मैंने आपको बताया था बच्चों कि वर्णों से मिलकर शब्दों का निर्माण होता है, यानी शब्द बनते हैं वर्णों से मिलकर। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से जो बनने वाली एक सार्थक इकाई है वह शब्द कहलाती है। देखिए जैसे बेटा मान लीजिए मैं कह रही हूं कमल। ठीक है, तो ये एक शब्द है। ठीक है बच्चों, ये एक शब्द है। क्यों? क्योंकि एक सार्थक इकाई है, ये एक सार्थक है। इसमें हम पता चल रहा है कि कमल के बारे में बात की जा रही है। अगर बेटा मैं इसको उल्टा पुल्टा लिख दूं, मतलब मैं लिख दूं इसको मकल, है ना, या मैं लिख दूं इसे लकम, तो क्या बेटा ये दोनों जो है ये शब्द की कैटेगरी में आएंगे? नहीं, यह शब्द नहीं है। ठीक है बच्चों, ये शब्द नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक अर्थ को प्रदर्शित नहीं कर रहे। ठीक है, इनका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि शब्द की जो परिभाषा है वह क्या हुई? शब्द की परिभाषा हुई कि वर्णों के मेल से बनने वाली एक जो सार्थक इकाई है उसे हम शब्द कहते हैं। सार्थक मीन्स मीनिंगफुल, जिसका कोई मीनिंग होता है। ठीक है, उसे हम सार्थक कहते हैं बच्चों। तो वर्णों के मेल से बनने वाली एक सार्थक इकाई को जो है शब्द कहा जाता है, जैसे कि कमल। ठीक है, कमल शब्द है लेकिन ये दोनों शब्द नहीं। क्लियर बेटा? अब हम देखते हैं, इसके आगे चलते हैं। बेटा शब्द जो है, मैंने आपको बताया कि शब्द क्या है। अब शब्द को जब हम व्यवस्थित रूप से अरेंज कर देते हैं, यानी कि जब शब्द अपने अपने स्थान पर होते हैं, शब्द वैसे तो बेटा अपने स्वतंत्र होते हैं ये, ठीक है ना, स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, इनको कोई आवश्यकता है, स्वतंत्र भी अपना अर्थ दे सकते हैं, कहने का मतलब ये। लेकिन जब ये शब्द एक पदक्रम में बंध जाते हैं, यानी जैसे हिंदी में जब वाक्य बनाते हैं ना बेटा, तो क्या होता है वाक्य कि कर्ता, कर्म और क्रिया। ठीक है, ये हिंदी के वाक्य बनाने का नियम है। तो जब हम इसके अकॉर्डिंग उन शब्दों को रख लेते हैं तब वह पद बन जाते हैं बच्चों। जब वह पद बन जाते हैं, जैसे मैं कहूं कि रमा बगीचे में, मैं कहती हूं कोई भी एक शब्द बता देती हूं, मान लीजिए बगीचे, रमा में टहल रही है। टहल रही है। अब ये क्या आपको सही लग रहा है बेटा? नहीं, सही क्या है कि रमा बगीचे में टहल रही है। रमा बगीचे में टहल रही है।
यानी कि पदक्रम के हिसाब से ये सही है, पहले कर्ता है, फिर कर्म है और फिर क्रिया है। तो इस तरह से जब हम किसी भी वाक्य को, मतलब शब्दों को जब हम पदक्रम के अनुसार, यानी कि कर्ता, कर्म और क्रिया, इनके अनुसार जब आप अरेंज करते हैं तब वह जो है पद बन जाता है बच्चों। ठीक है, और यानी कि हम कह सकते हैं इसका जो, अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं या इसकी परिभाषा करते हैं तो हम कहेंगे कि व्याकरण के नियमों में बंधे जो वाक्य होते हैं बच्चों, उनको पद कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम आज के मुख्य विषय पर, शब्द विचार के भेद। शब्द विचार, जो अभी मैंने शब्द बताए हैं बच्चों आपको, और शब्दों से जब शब्दों को हम व्याकरणिक बंधनों में बांध देते हैं तब वह पद बन जाते हैं। तो वो जो शब्द हैं जिन्हें हम शब्द कह रहे हैं, तो उनका वर्गीकरण हमें आज मुख्य रूप से करना है। तो शब्दों का वर्गीकरण हम बेटा 5 आधार पर करते हैं। पहला रचना के आधार पर, ठीक है, फर्स्ट करेंगे हम रचना के आधार पर, फिर होता है उत्पत्ति के आधार पर, और अगला है अर्थ के आधार पर, फिर व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर, और एक होता है प्रयोग के आधार पर। ठीक है बच्चों, प्रयोग के आधार पर। इन पांचों प्रकार से, यानी 5 तरीके से जो है हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक एक में लेती हूँ क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है, एक एक को हम लेंगे, उसी को हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे। तो हम पहले लेते हैं बच्चों रचना के आधार पर। ठीक है बच्चों, हम पहले लेते हैं कि रचना के आधार पर जो है वो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द बेटा 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना जो है इसके आधार पर हम अगर कहें तो हमारे शब्द होते हैं 3 प्रकार। ठीक है, 3 प्रकार के शब्द होते हैं रचना के आधार पर। तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ से ऐसे ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, शब्द इसके आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है रूढ़, रूढ़, ठीक है बच्चा। दूसरा होता है योग रूढ़, और तीसरा होता है बच्चों, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं इनको बच्चे। ठीक है, पहला रूढ़ हो गया, दूसरा हो गया योगी, योगी, ठीक, और तीसरा हो गया हमारा योग रूढ़। ठीक है बेटा, तो रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के होते हैं बेटा। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब हम इन्हें समझते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। रूढ़ कौन से शब्द होते हैं, यौगिक कौन से होते हैं और योग रूढ़ कौन से होते हैं बेटा। तो हम पहले देखते हैं कि रूढ़ शब्द कौन से होते हैं बेटा। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध या रूढ़ हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। और उनके बेटा हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके जो खंड है वह नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनके खंड करते हैं तो वह शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे नल, ठीक है, पानी, पुस्तक, ठीक है बच्चों, और हाथी। तो रूढ़ शब्द मैंने कहा कि जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, और उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते, और अगर उनके हम टुकड़े करते हैं तो वह अर्थहीन हो जाते हैं। तो देखिए बेटा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा से एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, और अगर हम इनके टुकड़े करते हैं बच्चों तो ये अर्थहीन हो जाएंगे। सपोज करो जैसे नल है, अगर मैं नल के टुकड़े करती हूँ तो बच्चों क्या बनेगा? न प्लस ले। तो क्या इनका कोई अर्थ है? ना का कोई अर्थ है, ला का कोई अर्थ है? नहीं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा हम लेते हैं पानी शब्द है, तो इसको अगर मैं तोड़ती हूँ बच्चों तो बनेगा पा प्लस नी। तो ये पा का भी कोई अर्थ नहीं और नी का भी अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। तो ये भी जो है बच्चों, ये भी हमारा नहीं टूट सकता है। पुस्तक है, तो अगर हम पुस्त को ऐसे तोड़ते हैं तो भी इन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं है।
ऐसे ही अगला है हाथी, तो हाथी को ह प्लस थी अगर हम करते हैं तो भी बच्चों इन दोनों का अपना कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो शब्द है किसी एक अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, रूढ़ हैं, और ये सारे शब्द जो है क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। इनके टुकड़े हम नहीं करते हैं क्योंकि टुकड़े इनके हो ही नहीं सकते, और अगर इनके टुकड़े करते हैं हम तो वो जो शब्द आते हैं टूटकर उनका अर्थ नहीं होता है, वह अर्थहीन हो जाते हैं, उनका कोई भी अपना अर्थ नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये रूढ़ शब्द, ठीक है। थोड़ा सा हम यहाँ और करते हैं, खुला खुला लिख देती हूँ बच्चों ताकि आप अच्छे से समझ पाए। दूसरा हमने इसका लिखा था यौगिक। अब हम यौगिक शब्द देखते हैं। क्या होते हैं यौगिक शब्द बेटा? यौगिक शब्द जो है वे दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है बच्चों। और जब उनके टुकड़े किए जाते हैं यानी उन्हें तोड़ा जाता है जब, तो वह खंड भी सार्थक होते हैं। यानी टुकड़े करने के बाद जो हमें मिलते हैं वे दोनों मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, वे सार्थक वर्ड्स होते हैं। वो जैसे कि हम कहें तो रसोई घर, ठीक है, रसोई घर, ठीक है बच्चों। तो रसोई घर जो है यह हमारा यौगिक है। और कह सकते हैं हम राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं, व्यायामशाला, ठीक है, व्यायामशाला कह सकते हैं हम। और क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं भोजनालय, है ना, भोजनालय भी हम कह सकते हैं, भोजनालय। तो ये सब चीज बेटा अगर हम इनके टुकड़े करते हैं, देखिए रसोई घर के अगर मैं टुकड़े करती हूँ तो बेटा क्या बनता है, रसोई प्लस घर, है ना, राष्ट्रपिता का राष्ट्र प्लस पिता, व्यायामशाला का व्यायाम प्लस शाला, भोजनालय भोजन प्लस आलय, ठीक है। तो इनके टुकड़े करने के बाद जो हमें दो वर्ड अलग अलग मिलते हैं बच्चों, तो इनका भी अपना एक अर्थ है। रसोई में पकाना, घर में जगह, यानी कि जहां रसोई पकाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रसोई घर कहते हैं। राष्ट्रपिता अगर तोड़ते हैं हम इन्हें तो ये होता है शब्द कुछ इस तरह से कि राष्ट्र प्लस पिता, यानी राष्ट्र में से देश और पिता में उसका पिता, राष्ट्रपिता। व्यायाम, व्यायाम प्लस शाला, व्यायाम यानी जहां कसरत करते हैं, शाला यानी उसके लिए स्थान, भोजन जहां भोजन बनाया जाता है, भोजन का स्थान या भोजन जहां किया जाता है, भोजनालय। तो इनका कहने का मतलब क्या है बच्चों कि यौगिक शब्द वे होते हैं कि जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और तोड़ने पर उनका एक अपना अर्थ होता है। तीसरा आता है बेटा योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं बेटा, देखिए योग रूढ़, ठीक है, क्या होते हैं योग रूढ़? देखिए योग रूढ़ ये बेटा दोनों शब्दों से मिलकर बना है, रूढ़ भी और यौगिक भी। दैट मीन्स इसमें जो शब्द आएंगे वह यौगिक भी होंगे और रूढ़ भी होंगे, सीधी सी बात है। यानी कि वह शब्द जुड़ा हुआ तो होगा, दो शब्दों के मेल से बना होगा, और वह शब्द एक किसी अर्थ विशेष के लिए प्रयोग किए जाने वाला होगा। जैसे कि हम कहते हैं अगर तो जलज, जलज, ठीक है, जलज कह सकते हैं हम, और निशाचर कह सकते हैं हम, ठीक है ना बेटा, निशाचर, निशाचर, नीलकंठ कह सकते हैं हम, ठीक है, नीलकंठ कह सकते हैं हम। तो देखिए बेटा जलज, अब हम देखते हैं कि क्या ये यौगिक और रूढ़ दोनों हैं। तो देखते हैं जलज, अगर इसको तोड़ते हैं हम बेटा तो जल प्लस ज निकल के आता है हमारे पास। तो क्या दोनों का अर्थ है? अगर दोनों का अर्थ है तभी तो रूढ़ हुआ ना बेटा, ये तो सॉरी जब भी तो ये यौगिक हुआ। तो जल का मतलब पानी होता है और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, यानी पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो इसका दोनों का अर्थ है। और बेटा ये योगी रूढ़ भी है, क्यों? क्योंकि जलज शब्द हमेशा से कमल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये योग भी हो गया और ये रूढ़ भी हो गया। तो ऐसे शब्द
योग रूढ़ शब्द कहे जाते हैं। अगला आता है बेटा निशाचर। इसको यदि हम तोड़ते हैं बच्चों तो निशा प्लस चर आता है। ठीक, देखते हैं क्या दोनों का अर्थ निकल रहा है कोई। हाँ, निशा का मतलब होता है रात और चर का मतलब चरने वाला यानी घूमने वाला, यानी रात में घूमने वाला। तो दोनों का अर्थ निकल गया। जब दोनों का अर्थ निकला तो इसका मतलब यौगिक हुआ ये। ठीक, अब देखते हैं क्या रूढ़ है ये। तो निशाचर शब्द जो है बेटा हमेशा से राक्षसों के लिए प्रसिद्ध है। राक्षसों को निशाचर कहा जाता है, तो यह रूढ़ भी हो गया। तीसरा है नीलकंठ। तो इसको यदि तोड़ते हैं तो नील प्लस कंठ। नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का अर्थ होता है गला, यानी कि दोनों का अर्थ निकल रहा है। इसका मतलब यह यौगिक है और दोनों को मिलाकर शब्द बनता है नीलकंठ। यानी कि नीलकंठ जो शब्द है बेटा वह बहुत समय से शंकर जी के लिए यानी कि भगवान महादेव के लिए प्रसिद्ध है। ये रूढ़ शब्द है नहीं, ये हम शंकर के लिए इसको यूज करते हैं। महादेव जी का एक पर्याय है नीलकंठ। तो बेटा ये यौगिक भी हुआ और रूढ़ भी। तो ऐसे शब्द जो दोनों हैं यानी दो शब्दों के मेल से भी बने हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमारे रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ मैंने आपको बताया कि जो किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं और उनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यदि उनके हम खंड करते हैं तो वह अर्थहीन हो जाते हैं। तो ये शब्द यौगिक बताए मैंने कि जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जब उनको तोड़ा जाता है बेटा तो दोनों शब्द जो निकल कर आते हैं वह दोनों सार्थक शब्द होते हैं, यानी दोनों का एक अर्थ होता है। तीसरे होते हैं योग रूढ़, जो कि दोनों चीज इसमें समाहित है। ये योग भी है यानी कि 2 शब्दों से मिलकर भी बना है बच्चों, और ये रूढ़ भी है क्योंकि ये बहुत समय से किसी एक विशेष के लिए, किसी भी एक विशेष अर्थ के लिए, ये शब्द के लिए जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारे शब्द बताए, नीलकंठ है, नीलकंठ भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन रूढ़ है, महादेव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ बेटा? तो ये हमारे जो थे ये हुए अर्थ के आधार पर। अब हम अगला देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर बेटा। उत्पत्ति ये जो सेकंड वाला है ना, इसके आधार पर हम देखते हैं। इसके आधार पर जो है शब्द जो है बेटा वो होते हैं 5 प्रकार के। इसके आधार पर होते हैं 5 प्रकार के। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ वो 5 प्रकार, फिर आपको समझाते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसमें जो पहला प्रकार है वो है तत्सम। तत्सम, ठीक है। फिर है तद्भव, तद्भव। फिर है देशज, देशज। फिर है बच्चों विदेशी, ठीक है बेटा। और फिर है शंकर। ठीक, ये 5 भेद होते हैं इनके, कि जिसके आधार पर हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को इन 5 भेदों में बांट सकते हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आता है बेटा आपका तत्सम। तत्सम के लिए जैसे मैं लिख देती हूं आपके हस्त, ठीक है, अश्व, कर्ण, ठीक है, और हो जाता है आपका मुख। देखिए बच्चों, पहले हम तत्सम की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तत्सम शब्द होते क्या है बेटा? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो संस्कृत से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, यानी कि एज इट इज, संस्कृत से एज इट इज हिंदी में आ जाते हैं बिना किसी चेंज के, तो वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हस्त, अश्व, कर्ण, मुख, ठीक है, साय, सूर्य, ऐसे बहुत सारे, संध्या, ऐसे बहुत सारे शब्द है ना, दिवस, आश्रय, ये सारे तत्सम शब्द हैं। और तद्भव क्या होते हैं बच्चों? तद्भव होते हैं जब संस्कृत से हिंदी में शब्द आते हैं लेकिन वह कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है उनका, यानी कुछ चेंज हो जाते हैं। चलिए मैं इन्हीं का उदाहरण ले लेती हूँ। अगर इनको हम हिंदी में जब ये आए, जैसे हस्त है बेटा,
अगर ये हाथ लिखा जाए, ठीक है, या अश्व है, इसको हम घोड़ा लिख दे बच्चों, घोड़ा, ठीक है। कर्ण है, अगर इसको मैं कान लिख दूं, और मुख है, अगर इसको मैं मुंह लिख दूं, तो ये क्या होगा बच्चों, यह बन जाएंगे, ये तद्भव बन जाएंगे, ठीक है। तद्भव कौन से बन जाएंगे, ये तद्भव बन जाएंगे कि ये जो है रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग हुए हैं इसमें, ठीक है। एज इट इज नहीं है, रूप परिवर्तन इनका हुआ है, तो यह कहलाए जाएंगे मुंह, तो ये रूप परिवर्तन के साथ कहलाए जाएंगे। अब हम और देखते हैं बेटा, जैसे कि चलो इन्हें रहने देती हूँ मैं, कोई नहीं, अगले लिख देती हूँ। अगले आते हैं बेटा आपके जैसे देशज शब्द, है ना। देशज शब्द क्या होते हैं बेटा, जैसे कि खाट, ठीक है, खाट, लोटा, खाट है, लोटा है आपका, है ना। और इसके और भी जैसे झाड़ू, लकड़ी, ये सब जो है हमारे क्या है, ये सब देशज शब्द। लकड़ी, है ना, खिड़की, खिड़की भी है। देशज शब्द का मतलब क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में, अर्थात देश में जो जन्म लेती है, यानी जो अलग अलग देश के जो प्रांत है बेटा, अलग अलग जहाँ बोलियां प्रयोग की जाती है, उनमें जिन भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, पगड़ी, लोटा, झाड़ू, लकड़ी, है ना, चारपाई, लुटिया, खिड़की, ये सारे जो है देशज शब्द होते हैं, ठीक है। अगला आता है बेटा विदेशी शब्द। विदेशी शब्द सीधी सी बात है, जो विदेश यानी विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं, विदेशी भाषाओं से जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में हुआ है वह सब विदेशी शब्द कहलाते हैं, चाहे वह अंग्रेजी के हो, चाहे वह किसी भी भाषा के हो। जैसे कि हम कहें तो बैंक कह सकते हैं, है ना बच्चों, बैंक कह सकते हैं, कुर्ता है, पेंसिल है, पेंसिल है, चाय है, ये जो शब्द है सारे ये विदेशी शब्द है बेटा, ये कोई भी शब्द हमारा नहीं है। जैसे बैंक है, ये क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है ना, अंग्रेजी का ये शब्द है। कुर्ता तुर्की शब्द है बच्चों, ये पेंसिल है, पेंसिल भी आपका अंग्रेजी शब्द है। चाय, चाय चीनी शब्द है बेटा। तो यानी कि विदेशी शब्द में जो दूसरी भाषाओं से, कोई सी भी भाषा हो, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, पुर्तगाली, है ना, चीनी, कोई सी भी भाषा हो, उनसे आए शब्द जो उनसे हिंदी में शब्द आते हैं उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। अब आते हैं बेटा संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं बेटा, जैसे मैं कहूं टिकट घर, ठीक है, टिकट घर, या मैं कहती हूँ लाठी चार्ज, लाठी चार्ज। देखिए बेटा, संकर शब्द का मतलब होता है दो भिन्न भाषाओं से बनने वाला शब्द। दो भिन्न भाषाओं से जो शब्द बनता है उन्हें हम संकर कहते हैं। अब देखिए टिकट घर, अब टिकट घर में ना बेटा देखिए दो शब्द है, टिकट और घर। अब देखिए टिकट शब्द जो है बेटा ये अंग्रेजी का शब्द है ना, ये क्या है, ये अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी। और ये जो घर है ये हिंदी का शब्द है, ठीक है, ये हिंदी का शब्द है। तो अंग्रेजी प्लस हिंदी मिलकर जो शब्द बनेगा वह संकर शब्द बनेगा, यानी दो भिन्न भिन्न भाषाओं के प्रयोग से जो बनने वाले शब्द। अगला देखते हैं लाठी चार्ज। लाठी चार्ज में बेटा ये जो लाठी है ये तो हिंदी का है, ठीक है, हिंदी, और चार्ज जो है ये अंग्रेजी का है, अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी का है और ये हिंदी का है, तो ये बनकर संकर शब्द बनता है। इस तरह से और भी बहुत हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं कहूं वर्षगांठ, तो वर्षगांठ, तो वर्ष तो बेटा इसमें संस्कृत का शब्द है और गांठ इसमें हिंदी का शब्द है, तो ये मिलकर कैसा बनता है, संकर शब्द बनता है, ठीक है। तो ये हुए हमारे सारे के सारे उत्पत्ति के आधार पर शब्द जितने भी हैं ये सारे उत्पत्ति के आधार पर बनते हैं, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे शब्द आपके आते हैं बेटा। जैसे संकर शब्दों का अगर मैं आपको और दो चार उदाहरण देती हूँ तो हम कह सकते हैं जैसे सीलबंद, है ना, सीलबंद शब्द में देखिए यहाँ लिख देती हूँ,
सील बंद। ठीक है बेटा, अब इनको जब हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे हम सील प्लस बंद हो जाएगा, है ना। तो सील शब्द जो है बेटा वो तो अंग्रेजी का शब्द है, सील अंग्रेजी का शब्द है ये, ठीक है, ये अंग्रेजी का शब्द। और बेटा बंद कैसा शब्द है? बंद है फारसी का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर सील बंद शब्द बनता है, जो कि हमारा कैसा है? संकर शब्द है बच्चों। नुकसानदायक और शब्द मैं आपको बताती हूँ, देखिए नुकसान, नुकसान प्लस दायक, दायक, ठीक है। और इससे जो हमारा वर्ड बनता है वह नुकसानदायक वर्ड बनता है, नुकसानदायक। और ये बेटा देखते हैं दोनों किस किस शब्दों से है। तो जो नुकसान है ये तो फारसी शब्द है, फारसी, ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है ये। और जो दायक है ये हिंदी शब्द है। कहने का तात्पर्य क्या है कि दोनों दो भिन्न भिन्न भाषाओं से जब शब्द मिलकर एक बनता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उत्पत्ति के आधार पे हमने शब्दों के 5 भेद पढ़े हैं। क्या क्या 5 पढ़े हैं? एक बार फिर से हल्का से मैं आपको कर देती हूँ रिपीट। पहला पढ़ा है तत्सम, दूसरा तद्भाव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो संस्कृत से बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होने लगते हैं, जैसे कि हस्त, अश्व, कर्ण, आगे और भी बहुत सारे होते हैं। दूसरा होता है तद्भाव। तद्भाव वो होते हैं शब्द बेटा जो संस्कृत से हिंदी में जब प्रयोग होते हैं तो वह उनका कुछ रूप परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो हाथ, घोड़ा, कान, देशज। अगले देशज जाते हैं बच्चों। तो देशज शब्द होते हैं खाट, घोड़ा, खाट, लोटा, झाड़ू, लकड़ी में। देशज शब्द वो होते हैं जो किसी एक विशेष प्रांत में बोले जाने वाले होते हैं। फिर विदेशी, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं, चाहे वह अंग्रेजी के हो, चाहे उर्दू फारसी के हो, या तुर्की के, पुर्तगाली के, किसी भी भाषा के हो। ठीक है, संकर शब्द वे शब्द होते हैं बच्चों जो दो शब्दों से मिलकर बने हो और वो दो शब्द अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं के हो, यानी दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनने वाले जो शब्द हैं वह संकर शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पे अभी हमने इसके उदाहरण पढ़े। तो बच्चों आज सिर्फ हम 2 प्रकार पढ़ रहे हैं, बाकी के जो 3 प्रकार हैं वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के आधार पर यहाँ से हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में केवल इतना ही। अब अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे।